So welcome to my channel Academy Rila. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 9th की इंग्लिश की जो बुक है पनोरमा की उसके चैप्टर 7 जिसका नाम है काठमांडू है ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पहला जो सेक्शन है इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। तो लिखा है कि एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। तो इसका मतलब क्या है? तो फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि चारों ओर अफरा तफरी मच जाना। तो कहा जा रहा है कि पशुपतिनाथ जो टेम्पल था वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था चारों तरफ। क्या ये सही है? बिल्कुल हाँ, ऐसा ही कहानी में बोला गया है कि पशुपतिनाथ टेम्पल के पास ऐसे ही अफरा तफरी का माहौल था। तो ये ट्रू होगा। दूसरा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स में कि बाय द मेन गेट एन इंडियन स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू इंटर। तो ये कहा जा रहा है कि एक जो वहाँ पे जो गेट था, मंदिर के सामने जो गेट था, मंदिर का जो गेट था, वहाँ पर एक भारतीय इंसान स्ट्रगल कर रहा था ताकि वह परमिशन मिले उसको अंदर आने की। लेकिन सच्चाई ये है कि क्वेश्चन में क्या था, बुक में क्या था कि वहाँ पे कुछ भगवे जो कलर के रंगधारी वस्त्रधारी जो लोग थे वो लोग इंटर करना चाह रहे थे, यानी कि कुछ साधु संत थे वो इंटर करना चाह रहे थे, ना कि कोई इंडियन। तो ये फॉल्स होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। देखिए, कंसीडर का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि ध्यान रखना या फिर सोचना, विचार विमर्श करना। तो कहा जा रहा है कि आई कंसीडर, मैं ये इस विचार विमर्श में था कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए ताकि मैं दोबारा घर जा सकूँ, रिटर्न। तो ये बात बिल्कुल बोली गई है इस कहानी में, तो इसका आंसर जो होगा ट्रू होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि फ्रॉम ए बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द लेक। तो ऐसा कहानी में बिल्कुल बोला गया है कि एक बालकनी से, है ना, एक टोकरी भरकर फूलों का, जिसमें फूल और पत्तियां भरी हुई थी, उस फूल और पत्ती भरी हुई टोकरी को फेंका जा रहा था। और साथ ही साथ ओल्ड ऑफरिंग्स, यानी कि जो पुराने जो प्रसाद चढ़ाए हुए वगैरह हुए थे या फिर फूल पत्तियाँ जो चढ़ाई गई थी उनको, जो कि नाउ विल्टेड, जो कि अब मतलब हो ना पुराने हो चुके थे, रोटेन यानी सड़ गल चुके थे, उनको लेक में यानी झील में गिराया जा रहा था। तो बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। पांचवा ट्रू एंड फॉल्स है कि आई एंटर अ नेपाल एयरपोर्ट ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर द डे आफ्टर टुमारो फ्लाइट। तो जहाँ तक आपको अगर याद होगा, तो आपको शायद याद हो, तो पता होना चाहिए कि जब नेपाल एयरपोर्ट ऑफिस पे जो आदमी गया था तो उसने टिकट जो खरीदी थी नेक्स्ट डे की खरीदी थी, यानी कि टुमारो की। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों की बात की जा रही है। तो ये गलत है, तो ये फॉल्स होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को ब्रीफली देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है कि विथ हुम, है ना, विथ हुम डज मिस्टर विक्रम सेठ विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू। यानी कि काठमांडू में जो दो मंदिर घूमने के लिए मिस्टर विक्रम सेठ गए थे वह किसके साथ गए थे, है ना। तो आंसर है विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, है ना। किसके साथ गए थे? मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ मिस्टर विक्रम सेठ विजिट्स द टू टेम्पल्स इन काठमांडू, उसके साथ, उन दोनों के साथ विजिट करने गए थे उस दो मंदिरों का, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डज ए पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर स्ट्रगल्स। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि क्यों सैफरन क्लैड, यानी कि जो सैफरन कलर के जो ड्रेस पहने हुए जो वेस्टर्नर्स थे वो क्यों स्ट्रगल कर रहे थे, किस बात की स्ट्रगल करते, किस बात का संघर्ष कर रहे थे। तो हमने पहले भी देखा था ना एंट्री लेने के लिए। तो आंसर होगा कि ए पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू इंटर इन द टेम्पल, यानी कि मंदिर में आने की अनुमति प्राप्त करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्रीफली डिस्क्राइब बौद्धनाथ स्तूप। तो जो बौद्धनाथ स्तूप है उसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है छोटे से एक दो लाइन में। तो कहा जा रहा है कि बौद्धनाथ स्तूप इज द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, यानी कि बौद्धनाथ स्तूप जो है वो काठमांडू के, है ना, काठमांडू का एक बुद्धिस्ट श्राइन है, यानी कि बुद्धिस्ट लोगों का तीर्थ स्थल है ना, धार्मिक स्थल है। और इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। अगर उसके बारे में बताया जाए कुछ शब्दों में
तो उसका जो विशाल गुंबद है ना, विशाल सफ़ेद गुंबद जो है चारों तरफ से सड़कों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि व्हाट डज द ऑथर बाई एट नेपाल एयरपोर्ट। सॉरी, यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए था। तो नेपाल एयरपोर्ट पे ऑथर ने क्या खरीदा, तो द ऑथर बाइज अ टिकट फॉर द नेक्स्ट डेज फ्लाइट। मैंने बोला था ना कि ट्रू एंड फॉल्स में गलत दिया था, उसमें लिखा था कि डे आफ्टर टुमारो, लेकिन एक्चुअल में वो नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन की फ्लाइट के टिकट लेने गया था, है ना, ऑथर, लेखक। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन विल द कलयुग एंड ऑन अर्थ। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे, धरती पर, है ना, कि कलयुग का अंत कब होगा। तो आंसर के हिसाब से यानी कि चैप्टर के हिसाब से ऐसा बोला गया था कि स्मॉल श्राइन, है ना, half protrudes from the stone platform on the river bank when it emerges fully, है ना, the goddess inside will escape and the evil period of the Kaliyug will end on the earth। तो कहा जा रहा है कि जैसा कि चैप्टर में बताया गया था कि एक छोटा सा मतलब होता है ना, पत्थर टीला टाइप का होता है जिसको हम पूजते हैं, है ना, धार्मिक स्थल जो होता है, श्राइन, है ना। तो स्मॉल श्राइन जो कि आधा पानी से निकला हुआ है ना, नदी के किनारे तट पे स्टोन प्लेटफॉर्म, है ना, पत्थर का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है चबूतरा नदी के किनारे, उसमें से पानी में से आधा निकला हुआ एक श्राइन दिखता है ना, छोटा सा। जब ये पूरी तरीके से इमर्ज यानी कि डूब जाएगा, है ना, देन द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। तो इसके अंदर की जो देवी देवता हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। एंड इसके बाद से एविल पीरियड यानी कि जो बुराई का जो समय चल रहा है वह एंड हो जाएगा, है ना, पृथ्वी पे। तो वही बोला जा रहा है कि बुराई का जो समय को कलयुग बोला जा रहा है, क्योंकि अभी जो कलयुग है एक बुराई भरा समय है। तो वही बोला जा रहा है जब वो पूरी तरीके से डूब जाएगा श्राइन, तभी यहाँ पे बुराई का जो समय है कलयुग पे वो ख़त्म होगा। अब फिर से कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बारी बारी से। B.2 का है ना कि वेयर डज द ऑथर लुक एट द फ्लूट सेलर, यानी कि जो ऑथर था, है ना, ऑथर ने फ्लूट सेलर को कहाँ पर देखा, है ना, जो बांसुरी बेचने वाला था उसको कहाँ पर देखा उसने, लेखक ने। तो आंसर है कि द ऑथर लुक्स एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल। तो जो ऑथर का होटल था ना, होटल के पास जो चौराहा था, स्क्वेयर का मतलब होता है चौराहा, जहाँ पे चार रास्ते मिल रहे हों, तो उस चौराहे के नज़दीक में एक कोने में खड़ा हुआ इंसान को देखा जो कि एक फ्लूट सेलर था। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। नेम 3 काइंड्स ऑफ द फ्लूट। अब जैसा कि अपने कहानी में देखा था कि 3 तरीके की बांसुरियों के बारे में ऑथर ने बताया है, तो वो कौन कौन से हैं वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो द 3 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स आर द रीड ने, द रिकॉर्डर एंड द जापानीज साकुहाची। ये 3 नाम हैं अलग अलग फ्लूट्स के जो कहानी में डिस्कस किए गए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि व्हाट डज द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड, यानी कि फ्लूट सेलर के हाथ में क्या था, है ना। तो आंसर है कि द फ्लूट सेलर हैव इन हिज हैंड अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फॉर्म, है ना, फॉर्म विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। तो कहा जा रहा है कि जो बांसुरी वाला था ना, जो बांसुरी बेचने वाला था फ्लूट सेलर, उसके हाथ में एक लंबा सा पोल था जिस पे टॉप पे, जिसके उस पोल के टॉप पे लगभग 50 से 60 बांसुरियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी, है ना, लगाई गई थी ऐसे कि वो बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत हो रही थी। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि वाई डज द ऑथर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो अवे फ्रॉम द स्क्वेयर। कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों था कि जो ऑथर, जो लेखक था, वह अपने आप को, है ना, उस स्क्वेयर यानी कि उस चौराहे पर जब फ्लूट सेलर को देखा तो अपने को चौराहे से अलग क्यों नहीं ले जा पा रहा था, उसके लिए क्यों मुश्किल भरा हो गया था कि वह चौराहे से दूर जाए, ये मुश्किल भरा कार्य क्यों हो गया था उसके लिए। ठीक है ना। तो आंसर है कि द ऑथर गेट अफेक्शनेट बाय द फ्लूट म्यूजिक। तो बांसुरी की म्यूजिक सुनकर, धुन सुनकर जो है ना, जो ऑथर है वो अक्सर मंत्र मुग्ध हो जाया करता था, और इस बार भी वह सुनकर बहुत आकर्षित हुआ, बहुत वो मंत्र मुग्ध हो गया। और इस वजह से, एंड दैट्स वाई इट इज़ सो टफ फॉर
हिम टू टीयर हिमसेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस। तो इस वजह से वो बांसुरी की ध्वनि सुनकर वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया, जिस वजह से वो अपने आप को उस चौराहे से अलग नहीं कर पा रहा था, अपने आप को दूर नहीं ले जा पा रहा था। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गो अवे फ्रॉम द स्क्वायर, और इस वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल कार्य था कि वह अपने आप को उस चौराहे से दूर ले जाए। चलिए अब लास्ट सेक्शन जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ काठमांडू फेमस एंड डिस्क्राइब ब्रीफली, यानी कि काठमांडू जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, मशहूर है, आप इसको संक्षेप में मतलब बताएं, है ना। तो आंसर है कि काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल इज़ फेमस फॉर इट्स वेरियस स्मॉल श्राइन्स विच आर सो विविड मर्सेनरी एंड सो रिलीजियस ऑल्सो। तो कहा जा रहा है जैसा कि काठमांडू जो कि है नेपाल की राजधानी है, वह अपने बहुत सारे छोटे छोटे श्राइन्स की, है ना, विविधता के और रिलीजियस यानी कि धार्मिक चीज़ों की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। इट इज़ पार्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि ये विशेषता किस चीज़ के लिए फेमस है, ये विशेषता जो है रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स यानी कि धार्मिक स्थलों के लिए ज़्यादा जाना जाता है ना। वेरियस टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड स्तूप्स एडॉर्न द सिटीज़ लैंडस्केप, यानी कि इस जगह की यानी कि इस शहर की जो परिदृश्य है उसको चार चांद लगाते हैं। यहाँ के बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, मोनेस्ट्रीज यानी कि जो मठ हैं, और बहुत सारे जो स्तूप हैं यहाँ के, वह सारे यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं एक तरीके से, है ना। Among several temples, the Pashupatinath and the Bodhnath Stup are the most famous one. तो बहुत सारे यहाँ पे मंदिर तो हैं ही, लेकिन उनमें से जो दो फेमस ज़्यादा हैं वह बौद्धनाथ टेम्पल है और बौद्धनाथ स्तूप है, और पशुपतिनाथ टेम्पल भी है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना, द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस, और नियमित रूप से यहाँ पर जो दूसरे देशों से लोग यहाँ पे पर्यटक जो बनकर आते हैं वो यहाँ पे भ्रमण के लिए अक्सर आया करते हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कि नियमित रूप से, है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कि डिस्क्राइब बौद्धनाथ स्तूप एंड इट्स सराउंडिंग। अब हम जानेंगे कि बौद्धनाथ स्तूप के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताया जाए और उसके आसपास के एरिया के बारे में भी, है ना। तो आंसर है कि बौद्धनाथ स्तूप इज़ द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। तो जो बौद्धनाथ स्तूप है वह काठमांडू का एक बुद्धिस्ट धर्म स्थल है ना। देयर इज सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ पे स्थिरता का भाव प्रकट होता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, इसकी जो विशाल सफ़ेद गुंबद है उसके चारों ओर रोड है, यानी कि सड़कों से ये विशाल गुंबद घिरा हुआ है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर एज, और उस रोड के किनारे किनारे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें हैं। द शॉप्स आर मेनली ओन्ड बाई तिब्बतन इमिग्रेंट्स, जो तिब्बतन इमिग्रेंट्स हैं यानी कि तिब्बत से आए हुए लोग जो यहाँ कर आके बसे हैं, उनके द्वारा ही अधिकतर दुकानें जो है वहाँ पर, मतलब उसका हक उन्हीं का है ज़्यादातर, है ना, तिब्बतन इमिग्रेंट्स का। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरीज कैन बी बॉट हियर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे खरीदी जा सकती हैं। हियर आर नो क्रोज, यहाँ पे कौवे नहीं होते हैं। दिस इज़ द हेवन ऑफ क्वाइटनेस, कहा जा रहा है यहाँ ये जो जगह है यह शांति का स्वर्ग है ना। हेवन ऑफ क्वाइटनेस मतलब बिल्कुल पीस होता है यहाँ पे, स्वर्ग जैसा अनुभव होता है यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि डिस्क्राइब डेली हैपनिंग्स एट पशुपतिनाथ। तो जो पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू में, वहाँ की रेगुलर बेसिस पे जो दिनचर्या है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। डेली हैपनिंग मतलब डेली मतलब हर दिन की जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताइए, वहाँ पर क्या क्या होता है। तो लिख रहा है कि एट पशुपतिनाथ देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। पहली बात तो यही है भाई कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से वहाँ पे हमेशा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ रहता है। प्रिस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउज, मंकीज, पीजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। तो इन लोगों को बोला जा रहा है कि सारे वहाँ पर ऐसे ही रोम करते रहते हैं, यानी कि भटकते रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं वहाँ पे, है ना। कहाँ पे?
पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास किसके बारे में बोला जा रहा है? साधु हो गए हैं, जो हॉकर्स यानी कि जो सामान बेचने वाले होते हैं, डिवोटीज भक्त होते हैं, टूरिस्ट पर्यटक होते हैं, गाय बंदर कबूतर कुत्ते, मतलब ये लोग सारे लोग घूमते रहते हैं वहाँ पे आसपास. देर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सेम पीपल ट्राइंग टू गेट द priest stations are elbowed aside by others pushing their way to the front. देखिए इसका मैं मतलब समझा देता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्शिपर्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं, पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो कि वैसे वो वहाँ पे श्रद्धालु होते हैं, है ना, भक्त होते हैं, जो कि टू गेट प्रिस्ट अटेंशन, यानी कि वहाँ की जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो मंदिर के साधु होते हैं, उनकी बस एक तरीके से उनका पृष्ठ अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में, है ना, जो ये श्रद्धालु होते हैं ना, एक दूसरे की केहूनी की मार झेलते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू गो अहेड इन द फ्रंट, यानी कि फ्रंट यानी कि सबसे आगे जाने की होड़ में एक दूसरे की केहूनी की मार झेलते रहते हैं, है ना. मंकी जम्प्स ऑन टू शिवलिंग्स एंड रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स. जो बंदरे हैं, जो बंदर जो लोग हैं, वो लोग शिवलिंग पे से ऐसे कूदते फांदते रहते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं मंदिर के चारों ओर, और चीखते चिल्लाते रहते हैं, स्क्रीमिंग. ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ द फ्लूट सेलर्स लाइफ. तो लेखक के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार फ्लूट सेलर की लाइफ का पैटर्न क्या है. लेखक के अनुसार फ्लूट सेलर की लाइफ का पैटर्न क्या है, तो वो हम जानते हैं. चलिए इस आंसर में, द फ्लूट सेलर हैव ए पोल्स विथ ऑन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन. ये बताया गया था, मैंने पहले ही बताया था कि उसके पास पोल होती है, उसके पोल पे बहुत सारे 50-60 बांसुरी जो होती हैं बाहर की ओर निकली हुई होती हैं टॉप पे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल्स ऑन द ग्राउंड. समय समय पे वो क्या करता है, पोल को नीचे ज़मीन पे रखता है. सिलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर ए मिनट. उनमें से उन 50-60 बांसुरीज में से कोई, सब एक जैसी नहीं होती हैं, तो उनमें से कोई एक बांसुरी निकालता है, उसको बजाता है कुछ मिनटों तक. ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले. वो बहुत शांत होकर बजाता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा होर शोर वगैरह करके ऐसे बजाए, ऐसा नहीं, बिना कुछ ज़्यादा दिखावा किए हुए बिल्कुल शांति ढंग से वह उसको आराम से बजाता है बांसुरी को. ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स. वह जोर से चिल्ला के, मतलब जोर से फूंक मार के एक तरीके से बांसुरी को नहीं बजाता है, और अपना ऐसा नहीं चाहता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, मैं ज़्यादा तेज़ बजाऊंगा, तो ऐसा उसके मन में बिल्कुल नहीं है, है ना. समटाइम्स ही ब्रेक्स गेट प्लेइंग टू टॉक टू द नियर बाई फ्रूट सेलर. जैसा कि लेखक ने देखा था, तो वो बता रहा है बांसुरी वाले के बारे में कि कभी कभी वो बीच में बजाते हुए बांसुरी को रुक जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, और बगल वाले जो सब फल विक्रेता हैं, मतलब कोई भी विक्रेता हो सकता है, सब्जी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रूट सेलर के बारे में लिखा है, तो उन फल विक्रेता से रुक कर थोड़ी देर बात करता है और फिर बांसुरी बजाना फिर से चालू कर देता है. तो द ऑथर इमेजिन्स दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ फ्लूट सेलर. और इस तरीके फ्लूट सेलर्स लाइफ, तो यही वो चीज़ें थीं जो ऑथर यानी लेखक ने ऐसा सोचा है कि फ्लूट सेलर की लाइफ कुछ इस तरीके से रोज़ चलती है ना. चलिए अब पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं. तो पाँचवें क्वेश्चन कहता है कि द ऑथर वॉज मूव्ड बाय द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट. डिस्क्राइब अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन. तो कहा जा रहा है कि जो लेखक था वह बांसुरी की म्यूज़िक धुन सुनकर मतलब मंत्रमुग्ध हो गया. मूव्ड बाय मतलब होता है ना कि उसमें खो जाना, है ना. तो आप भी उसी तरीके का एक सिमिलर एक्सपीरियंस आपको अनुभव कभी हुआ है तो उसका वर्णन करें. चलिए देखते हैं. द ऑथर वॉज मूव्ड बाय या फिर इंस्पायर्ड. मूव बाय मतलब इंस्पायर्ड होता है, प्रेरित हो जाना. तो द ऑथर वॉज मूव्ड बाय द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट बट आई लाइक मस्ट द म्यूज़िक ऑफ शहनाई. मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जैसे इसने पूछा है क्वेश्चन में कि आपके साथ कुछ घटित हुआ है, सेम एक्सपीरियंस आपके पास कुछ है तो वो बताइए. तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा ही सेम ऑथर को तो फ्लूट म्यूजिक से ज़्यादा आकर्षण होता है ना, लेकिन मुझे तो शहनाई की आवाज़ अच्छी लगती है. मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये आंसर लिखना चाहें तो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है. तो शहनाई कैन बी प्लेड, कैन बी हर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स. शहनाई जो है
वो आप अक्सर शादी के मौसम मतलब शादी के अवसर पर सुन सकते हैं या फिर बजा सकते हैं, है ना। इट अट्रैक्ट्स मी सो मच, ये मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। When I go to attend many of the weddings parties, I try to listen carefully the music of शहनाई there. तो जब कभी भी मैं किसी वेडिंग पार्टी में जाया करता हूँ तो वहाँ पर मैं अक्सर इस शहनाई की म्यूज़िक को ध्यान से सुनता हूँ। बट इन फैक्ट द पोजिशन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स इज़ नॉट कंसिडरेबल। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, कि इनकी जो तवज्जो दी जाती है, इनको जो पोस्ट दिया जाता है, इनको जो वैल्यू दी जाती है, जो शहनाई प्लेयर्स हैं, जो शहनाई बजाते हैं, वह बहुत कम है। उसको मतलब कहने का मतलब है कि शहनाई प्लेयर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है आज के ज़माने में। वी शुड रिस्पेक्ट दिस काइंड्स ऑफ म्यूजिशियन। लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए, हमें उन म्यूजिशियंस को रिस्पेक्ट, आदर भाव देना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।